स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों हम पिछले कुछ सालों से ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि चाइना दुनिया भर के लिए अलग अलग मुसीबतों की जड़ बन चुका है। दुनिया के कुछ देश चाइना के साथ व्यापार नहीं करना चाहते तो कुछ देश इनकी गलत नीतियों पे सवाल उठाते रहते हैं। जहां इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में है और धीरे धीरे हर देश इससे उभरने की और आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, वही हम भी पूरा जोर लगाकर इस महामारी से उभरने की कोशिश कर ही रहे हैं कि पर चाइना बीच बीच में अपनी टांग अड़ाता रहता है। आए दिन बॉर्डर पर कुछ न कुछ हरकत करता रहता है और भारत भी उसका मुंह तोड़ जवाब देता रहता है। बॉर्डर पर चल रहे इस डिस्प्यूट से छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है तो इससे हमारे मन में शंका उठती रहती है कि कहीं ये छोटी मोटी लड़ाई एक फुल स्केल वॉर में ना बदल जाए। अब चलो मान लो कि भारत और चीन के बीच एक जबरदस्त फुल स्केल वॉर होती है तो इस सिचुएशन में क्या होगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा, तो आज हम यही जानेंगे। इस वीडियो में हम भारत और चीन के तीनों सेनाओं को कंपेयर करेंगे। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की सेना की कैपेबिलिटी कितनी है और उनके हथियार कितने एडवांस है और किस देश को जियोग्राफिकल एडवांटेज ज्यादा है। दोस्तों कोई भी देश जब अपना डिफेंस डिजाइन करता है तो जो देश उनके लिए थ्रेट होते हैं हमेशा उनको ही ध्यान में रखकर सारा डिफेंस डिजाइन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इजराइल देश, उसके आस पड़ोस के सारे देश उसके लिए थ्रेट है तो इजराइल का डिफेंस भी उसी तरह से बनाया गया है। चाइना हमेशा यूएसए के लिए प्रिपेयर करता है क्योंकि यूएसए उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। इसलिए पिछले कुछ सालों से चाइना अपनी जमीनी फोर्स के कंपेयर में एयरफोर्स और नेवी पर ज्यादा ध्यान दे रहा है क्योंकि यूएस से लड़ने के लिए काफी मजबूत एयरफोर्स और नेवी चाहिए। ठीक इसी तरह हमारे भारत की बात करें तो भारत के लिए सबसे बड़ा थ्रेट पाकिस्तान और चाइना है तो भारत का डिफेंस इनको ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया गया है। अगर कंपैरिजन में हथियारों के नंबर्स कम या ज्यादा हुए तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो के एंड में हम इस पर भी बात करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, आखिर तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर करना। दोस्तों इन दोनों बड़े न्यूक्लियर देशों के हथियारों को कंपेयर करने से पहले हम बात करते हैं इन दोनों देशों की पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन के हिसाब से चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है जिसकी आबादी करीब 141 करोड़ है और इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा भारत देश जिसकी आबादी इस वक्त 138 करोड़ है। अगर इन दोनों देशों में से कोई भी देश जंग की तरफ बढ़ता है तो ऐसा करके वो दुनिया की 36% आबादी को जंग में ढकेल देगा। और इनके पावर इंडेक्स की बात करें तो चाइना का पावर इंडेक्स 0.0854 है और भारत का पावर इंडेक्स 0.1207 है। पावर इंडेक्स जितना कम होगा उस देश का डिफेंस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो पावर इंडेक्स में डिफरेंस है और बहुत ज्यादा भी नहीं है। वही अगर एरिया की बात करें तो चाइना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है और भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और बात करें डिफेंस बजट की तो बता दूं कि भारत का डिफेंस बजट 71 बिलियन यूएस डॉलर्स है जो भारतीय रुपए में करीब 5 लाख करोड़ तक जाता है। भारत का डिफेंस बजट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। लेकिन दोस्तों चाइना का डिफेंस बजट भारत से 3 गुने से भी ज्यादा है जो है 261 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं करीब 19 लाख करोड़ रुपए। ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से मिलिट्री पावर की बात करें तो यूएस और रशिया के बाद चाइना दुनिया का तीसरा सबसे पावरफुल देश है और भारत चौथा सबसे पावरफुल देश है। अब बात करते हैं दोनों देशों की तीनों सेनाओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मिलिट्री फोर्स की। तो चाइना ने शुरू से ही अपनी मिलिट्री को बढ़ाने पर जोर दिया है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव सेना बल चाइना के पास है जिसमें 21 लाख एक्टिव पर्सनल्स है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो हमारे पास 14 लाख एक्टिव पर्सनल्स है। लेकिन अगर हम रिजर्व फोर्सेस की बात करें तो चाइना के पास 5 लाख रिजर्व पर्सनल है। अगर एक्टिव पर्सनल और रिजर्व पर्सनल को जोड़ दिया जाए तो चाइना की टोटल स्टैंडिंग आर्मी होती है 26 लाख पर्सनल की। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत के पास 21 लाख रिजर्व पर्सनल है। अगर एक्टिव पर्सनल और रिजर्व पर्सनल को जोड़ दिया जाए तो भारत की टोटल स्टैंडिंग आर्मी 35 लाख पर्सनल की है जो दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है। तो ये भारत के लिए एक काफी अच्छा प्लस पॉइंट है। अब अगर टैंक्स की बात करें तो चाइना की आर्मी का टैंक आर्सेनल है 6560 टैंक्स का। इन टैंक्स में से लगभग आधे टैंक्स फर्स्ट जनरेशन के टैंक्स है कोल्ड वॉर के वक्त के और इनमें से 2360 टैंक्स टाइप 59 के है। टाइप 59 के टैंक्स को 50s और 60s के दशक में प्रोड्यूस किया जाता था। ये टैंक्स रिटायर हो चुके हैं पर फिर भी चाइनीज आर्मी ने इन्हें रिजर्व में रखा है।
वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत के पास 4292 टैंक्स का आर्सेनल है, जिनमें से भारत के पास T-90 भीष्म टैंक है जो कि मेन बैटल टैंक है। जनरेशन और टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये काफी ज्यादा बढ़िया है, जो इस वक्त दुनिया के बेस्ट टैंक्स में से एक है, जिसे यूएस के M1 अब्राम्स के साथ कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, चाहे चाइना के टैंक्स हो या भारत के टैंक्स, आमने सामने की लड़ाई में ज्यादा काम नहीं आएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ इंडिया चाइना का बॉर्डर लगता है वहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो ये ज्यादा काम नहीं आएंगे। अब आर्मर व्हीकल की बात करें तो ये एक ऐसी गाड़ी होती है जो बुलेट प्रूफ होती है, जिससे सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो चाइना के पास आर्मर व्हीकल 33,000 है, जो कि बहुत ज्यादा है, और भारत के पास ऐसे व्हीकल 8,600 है। चाइना की एक्टिव मिलिट्री ज्यादा है और दूसरे देशों के साथ चाइना की बॉर्डर काफी ज्यादा लंबी है इंडिया के कंपेयर में, इसलिए चाइना का मिलिट्री डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा है, जिस वजह से ज्यादा मिलिट्री इधर से उधर डिस्प्लेस करनी पड़ती है। इस वजह से चाइना के आर्मर व्हीकल के नंबर ज्यादा दिख रहे हैं, जिससे हमें इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब सेल्फ आर्टिलरी की बात करते हैं तो ये चाइना के पास 3800 है और भारत के पास 235 है। जैसा कि मैंने बताया, जहाँ जहाँ इंडिया चाइना का बॉर्डर लगता है वहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो सेल्फ आर्टिलरी और टैंक जैसे हथियार ज्यादा काम नहीं आएंगे। यहाँ काम आएगा कैनन, जिसे फील्ड आर्टिलरी कहते हैं। तो फील्ड आर्टिलरी चाइना के पास है 3600 और भारत के पास 4060 है। तो भारत ने इस चीज में चालाकी दिखाई है और फील्ड आर्टिलरी के नंबर्स अच्छे मेंटेन किए हैं, जिसकी हमें ज्यादा जरूरत है। पहाड़ों में लड़ने के लिए एक और चीज की ज्यादा जरूरत है, मल्टी बैरल रॉकेट प्रोजेक्टर्स, जो चाइना के पास है 2650 और भारत के पास 266 है। तो नंबर डिस्टेंस काफी ज्यादा है। चाइना के पास रॉकेट प्रोजेक्टर्स हमसे 10 गुना ज्यादा है, ये हमारे लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज है। बैलिस्टिक मिसाइल्स में भी चाइना इंडिया को मात देता दिखाई देता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें तो भारत के पास अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5 जैसी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जिनकी रेंज 900 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक है। इन मिसाइल्स की रेंज में चाइना के कई बड़े बड़े शहर आ जाते हैं। वहीं चाइना के पास कई अलग अलग रेंज की कई बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जिनमें शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। चाइना का एक ICBM है डोंगफेंग 5, जिसकी मैक्सिमम रेंज 13,000 किलोमीटर तक है। लेकिन अगर क्रूइज मिसाइल्स की बात करें तो यहाँ भारत का पलड़ा भारी है। चीन की सबसे तेज क्रूइज मिसाइल HN-3 है, जो कि एक सबसोनिक क्रूइज मिसाइल है। वहीं अगर भारत की बात करें तो हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूइज मिसाइल है। इस वक्त ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूइज मिसाइल है, जिसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, सबमरीन्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स या जमीन से। ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी भारत ने खुद डेवलप की है, तो जरूरत पड़ने पर इसे ज्यादा तादाद में भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। अब परमाणु हथियारों की बात करें तो इस वक्त चाइना के पास 400 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत के पास 140 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। ये नंबर भले ही कम दिख रहे हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी खुद भारत ने ही डेवलप की है। अगर जरूरत पड़े तो इसे भारत में और ज्यादा मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। चाइना और इंडिया दोनों देशों की पॉलिसी है कि वो पहले न्यूक्लियर बॉम्ब यूज नहीं करेंगे। अगर कोई दूसरा देश न्यूक्लियर अटैक करता है तो उसके जवाब में न्यूक्लियर अटैक करेंगे। तो अब बात करते हैं नेवी की। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में चाइनीज और इंडियन मिलिट्री ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी अपनी नेवी को डेवलप करने में किया है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म मल्टी फ्रंट वॉर में रिइंफोर्समेंट और डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स का होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर वेसल्स की बात करें तो चाइना के पास 714 वेसल्स है और भारत के पास 295 है। फ्रिगेट्स चीन के पास 51 है और भारत के पास 14 है। डिस्ट्रॉयर शिप्स चीन के पास 36 है और भारत के पास 10 है। कॉर्वेट्स चीन के पास 50 है और भारत के पास 23 है। मिनी वॉरफेयर वेसल्स चीन के पास 21 है और भारत के पास 6 है। पेट्रोल क्राफ्ट्स चीन के पास 220 है और भारत के पास 139 है। सबमरीन्स चीन के पास 74 है, भारत के पास 16 है, जो कि चीन के कंपेयर में काफी कम है। तो इस चीज को टैकल करने के लिए भारत ने यूएस से बोइंग P-8I एयरक्राफ्ट्स खरीद लिए हैं, जिसे सबमरीन हंटर कहा जाता है। इस जहाज की टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी है, ये सबमरीन्स को समुद्र में डिटेक्ट कर लेता है और मार भी देता है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और भारत के पास 1 है। INS विक्रमादित्य, जो कि एक लेटेस्ट और हाई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड रशियन मेड एयरक्राफ्ट कैरियर है।
चाइना के पास भले ही 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, पर इनको एयरक्राफ्ट कैरियर यूज करने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। भारत ने 1971 में INS विक्रांत को यूज किया है, जिसका भारत के पास एक्सपीरियंस है। चाइना के पास जो फ्लीट है, मतलब जंगी जहाजों का बेड़ा, वो 770 जहाजों का है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत के पास 285 जहाजों का फ्लीट है। आपको इस कंपैरिजन में चाइना की नेवी स्ट्रॉन्ग लग रही होगी, और है भी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन युद्ध के वक्त कम समय में हमला करने के लिए चाइनीज नेवी को ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के अपने नेवल बेसेस से इंडियन ओशन में एंट्री लेनी होगी, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा, क्योंकि साउथ चाइना सी से अगर चाइनीज नेवी हट जाती है तो जो उनके विरोधी है वो हमला कर देंगे, और यूएसए भी अपनी नेवी के साथ चाइना पर नजर बनाए बैठा है। ऐसी कंडीशन में चाइना की नेवी उनकी खासी मदद कर पाएगी, ऐसा लगता तो नहीं है। अब बात करते हैं एयरफोर्स की। तो चाइनीज एयरफोर्स में हर तरह के एयरक्राफ्ट मिलाकर टोटल 3210 एयरक्राफ्ट्स है, और वहीं भारत की बात करें तो टोटल 2123 एयरक्राफ्ट्स है। लेकिन जब बात आती है मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स की, 5 राफेल फाइटर को मिला दे तो भी सुकोई 30 और मिग 29 को मिलाकर कुल 538 फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स के एयरसेनल में शामिल है। तो वहीं चाइना की एयरफोर्स के पास J-10 और J-11 जैसे फाइटर प्लेन्स के अलावा रशिया से खरीदे हुए सुकोई 30 और सुकोई 35 को मिलाकर लगभग 1232 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स है। इनमें से अधिकतर चाइना ने खुद डेवलप करे हैं, और तो और हमारे पास एक भी 5th जनरेशन एयरप्लेन नहीं है, जबकि चीन के पास खुद के ही बनाए हुए 52 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स है। चाइना का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया के कंपैरिजन में काफी बड़ा है। जहां चाइना के पास एयरफोर्स के लिए 507 एयरबेस है, वहीं भारत के पास 346 एयरबेस है। भले ही चाइना की एयरफोर्स भारत से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन चाइना चाह कर भी अपने एयरक्राफ्ट से भारत के लिए ज्यादा एक्शन नहीं ले सकता, जिसकी कुछ वजह है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, जहाँ जहाँ इंडिया चाइना का बॉर्डर लगता है, मैक्सिमम जगह ऊंचे ऊंचे पर्वत है। हिमालयन रीजन है जहाँ पर्वतों की हाइट 5000 मीटर तक है। अगर चाइना के फाइटर्स भारत की तरफ आएंगे तो उन्हें पहाड़ों के ऊपर उड़ना होगा 5000 मीटर और ऊपर। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद फाइटर ठीक तरह से काम नहीं करते, क्योंकि उनमें जेट इंजन लगा होता है, और जेट इंजन को काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से फाइटर्स ठीक तरह से काम नहीं करते इतनी ऊंचाई पर। जब एक मल्टी रोल फाइटर हथियारों से फुल्ली लोडेड होता है तो उसका वजन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो चाइना के मल्टी रोल फाइटर्स को फुल्ली लोडेड करके इतने ऊंचे पहाड़ों को पार करना काफी मुश्किल है। उनको इन पर्वतों को पार करने के लिए फाइटर से लोड कम करना होगा। अब चाइना खाली फाइटर तो यहाँ भेजेगा नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज है चाइना के पास। और एक चीज, चाइना का अधिकतर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर साउथ चाइना सी की तरफ उनके ईस्टर्न फ्रंट पर डेवलप किया गया है, और जंग होने पर उन्हें इन सभी एयरक्राफ्ट को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 200 किलोमीटर की दूरी पर डिप्लॉय करना होगा, जो कम वक्त में करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। चीन ने पिछले कुछ सालों में भारत के बॉर्डर की तरफ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के कदम उठाए हैं। वहीं इंडियन एयरफोर्स का ज्यादातर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हिमालयन टेरेन में ही डेवलप है, इसलिए इंडियन एयरफोर्स को बॉर्डर तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और भारत तुरंत जवाब दे सकता है। दोस्तों, एक और बात, चाइना पूरे वर्ल्ड मीडिया में हर साल करीब 8 से 10 बिलियन डॉलर्स खर्च करता है खुद की तारीफ करवाने के लिए कि वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है, इकोनॉमिकली पावरफुल है, डिफेंस बहुत मजबूत है वगैरह वगैरह, जिस वजह से लोगों में एक सोच बनी रहे कि चाइना बहुत पावरफुल है डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों के कंपैरिजन में। और बजट में इंडिया वीक दिख रहा है, पर इतना वीक भी नहीं है जितना लोगों ने समझ बैठा है। अगर ठीक से ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस और हमारे हथियारों को देखा जाए तो मान लो अगर के एक शॉर्ट टर्म कॉम्बैट होता है इंडिया चाइना के बीच, तो इंडिया आराम से मुंह तोड़ जवाब दे सकता है चाइना को। लेकिन अगर एक फुल स्केल लॉन्ग टर्म वॉर होती है तो यहाँ भारत को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना अपने ज्यादातर साधन और हथियार खुद ही बनाता है और भारत अपने ज्यादातर साधन और हथियार दूसरे देशों से खरीदता है। इस चीज को ठीक करने के लिए हथियारों को बनाने की टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर हमें भारत में ही डेवलप करना होगा, जिस पर सरकार काम भी कर रही है। चाइना एक बात तो जानता ही है, वो भले ही हम पर भारी पड़ जाए, पर भारत से लड़ेगा तो खुद भी बहुत ज्यादा डैमेज होगा, इकोनॉमी पूरी तरह से ठप हो जाएगी, सुपर पावर बनने का सपना
अपना धरा का धरा रह जाएगा। ऐसा करने के पहले चाइना 10 बार सोचेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये कंपैरिजन वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। गुड बाय।